चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IAS 23 बोर्डिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड देख लेते हैं आप लोग। और कॉन्सेप्चुअली IAS 23 में जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पिछली क्लास तक डिस्कस कर लिए थे। एक दो छोटी छोटी बातें और एडिशनल बतानी है और कुछ हमारे पास रिमेनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आईक्यू के पासवर्ड के क्वेश्चंस हैं जिनको हमने कवर करना है। देखिए मैंने आप लोगों के साथ ये चीजें पास में भी डिस्कस की थी कि अगर एक कंपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट, अगर एक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए फंड्स चाहिए, तो कंपनी फंड्स के लिए दो में से किसी एक बंदे के पास जा रही होगी। या तो कंपनी फंड्स मांग सकती है अपने इक्विटी होल्डर से यानी कि शेयर होल्डर से, या फिर कंपनी पैसे मांग सकती है अपने लेंडर से। इक्विटी होल्डर से जब कंपनी पैसा मांग रही होती है तो बदले में उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा होता है जिसे हम कहते हैं शेयर्स। और लेंडर से जब पैसा मांगा जा रहा होता है तो इनके दरमियान कोई ना कोई बोरिंग, कोई ना कोई लोन एग्रीमेंट वगैरह होता है। अब इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर भी कंपनी का एक इन्वेस्टर है और लेंडर भी कंपनी का एक इन्वेस्टर है। ये दोनों लोग जब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में इनको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, बदले में इनको कुछ ना कुछ इनकम चाहिए। कोई भी बगैर इनकम, बगैर रिटर्न के पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। तो लेंडर जब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है तो बदले में जो हम उसे रिटर्न देते हैं उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। उसे कहा जाता है इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट। तो लेंडर से जब आप पैसा लेते हो, तो ये पैसे को हम जनरली नाम देते हैं लोन एंड बोरोइंग्स। और इसके अगेंस्ट जो रिटर्न दिया जा रहा होता है उस रिटर्न को कहा जाता है इंटरेस्ट। इक्विटी होल्डर जब हमें पैसा दे रहा होता है तो बदले में हम इशू करते हैं शेयर्स, और इन शेयर्स के अगेंस्ट जब इन्हें रिटर्न दिया जाता है तो इस रिटर्न को प्रैक्टिकली कहते हैं डिविडेंड। दोनों लोग फ्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनको बदले में कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर चाहिए। ये अपने मुनाफे को डिविडेंड की फॉर्म में ले रहा होता है, ये अपने मुनाफे को इंटरेस्ट की फॉर्म में ले रहा होता है। अब लोन एंड बोरोइंग्स पे जो मैं लेंडर्स को रिटर्न देता हूं जिसे हमने इंटरेस्ट का नाम दिया, दिस इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट। और इक्विटी होल्डर्स जब मुझे पैसा दे रहे होते हैं और बदले में इनको मैं शेयर्स दे रहा होता हूं तो शेयर्स आर नॉट बोरोइंग्स। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये बोरोइंग्स नहीं है। तो इनको जो बदले में डिविडेंड दिया जाता है सर, ये भी बोरिंग कॉस्ट नहीं कहलाई जाएगी, ये भी बोरिंग कॉस्ट नहीं कहलाई जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, अगर एक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए फंड्स की जरूरत है तो या तो कंपनी अपने लेंडर्स की तरफ देख सकती है या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की तरफ देख सकती है। लेंडर्स की तरफ देखती है और लेंडर्स पैसा देते तो वो पैसा कहलाया जाता है लोन एंड बोरिंग्स। और इन लोन एंड बोरिंग्स पे लेंडर्स को जो रिटर्न दिया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, जो कि इस बोरिंग की कॉस्ट है, इसे हम बोरिंग कॉस्ट का नाम देते हैं। इसी तरह कंपनी फंड्स के लिए अपने शेयर होल्डर्स की तरफ देख सकती है। शेयर होल्डर से जब पैसा लेती है तो बदले में उनको देती है शेयर्स। इन शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट, इन शेयर्स के अगेंस्ट भी रिटर्न दिया जाता है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। लेकिन शेयर्स की मदद में मिलने वाला पैसा बोरिंग नहीं है, तो इन पैसे के ऊपर जो तुम डिविडेंड दे रहे हो उसे हम बोरिंग कॉस्ट नहीं कहेंगे। अब ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं सर? IAS 23 का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई बोरोइंग्स की जाए तो इस बोरोइंग्स पे जो बोरिंग कॉस्ट आएगी उसे हम एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे बल्कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज करेंगे। अगर आपसे वो एग्जाम में ये कहता है कि भाई हमें एक प्लांट लगाना है 100 मिलियन का, 100 मिलियन के प्लांट में से 40 मिलियन पैसा हम अपने शेयर होल्डर से ले लेंगे, 60% पैसा हम अपने लेंडर से लेंगे। 60% लेंडर से जो पैसा लिए यानी कि 60 मिलियन उनको हमें सूद देना पड़ेगा, और 40% पैसा जो हमने अपने शेयर होल्डर से लिया उनको हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जितना डिविडेंड इनको देना पड़ेगा ये कंपनी को देना तो है, लेकिन ये बोरोइंग कॉस्ट नहीं कहलाया जाएगा, इसको हम कैपिटलाइज भी नहीं करेंगे। सिर्फ बोरोइंग्स पे जो बोरिंग कॉस्ट इनकर होगी, इंटरेस्ट इनकर होगा, ये IAS 23 के ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। इस बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का जिक्र हम IAS 23 में
कवर करते हैं। सर कोई एग्जांपल्स दे हमें शेयर्स और बोरिंग्स वगैरह की। फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक को डिफरेंट तरह की डेट सिक्योरिटीज इशू की, डिफरेंट तरह की डेट सिक्योरिटीज इशू की। डेट सिक्योरिटीज एक कमर्शियल टर्म है कि आप पब्लिक को अपनी कंपनी की सुकूक इशू कर सकते हो, टीएफसी से इशू कर सकते हो और डिफरेंट तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकते हो, और ये इंस्ट्रूमेंट्स देकर उनसे आप लोगों से पैसा ले रहे हो। तो अगर मैं कोई बैंक लोन लूं या किसी से लोन लूं या कोई तरह की डेट सिक्योरिटी वगैरह इशू करूं, तो ये सारी चीजें बोरिंग से, इस पे जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये बोरिंग कॉस्ट कराया जाएगा। शेयर होल्डर से जब पैसा लिया जाता है तो किस नाम से लिया जाता है? सर ये पैसा ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकता है, ये पैसा राइट शेयर्स हो सकता है। राइट शेयर्स हमें पता है क्या होता है? अपनी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जबरदस्त। जब एक कंपनी पहली बार बन रही होती है ना, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को जो सर्टिफिकेट्स देती है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। और कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट्स दिए, लोगों से पैसे ले लिया। अब आगे जाकर कंपनी को और पैसे चाहिए, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मजीद पैसा भी ले सकती है। और जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मजीद पैसा लेती है, तो उनको जो शेयर इशू किए जाते हैं उसको कहा जाता है राइट शेयर्स। इसको कॉन्सेप्ट आने वाले वक्तों में हम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड आईएस 33 में डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मजीद पैसा लेना चाहे तो मजीद पैसे भी ले सकती है, बदले में उन्हें राइट शेयर्स इशू हो रहे होते हैं। इसी तरीके से आप आईएस 23 में एक टर्म मेरे साथ पढ़ोगे प्रेफरेंस शेयर्स की। अभी प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बस एक टर्म आईएस 33 में आप मेरे साथ पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी अक्सर दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इनरिडीमेबल। जो रिडीमेबल नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स होता है ना, ये आपकी बोरोइंग्स होती है, और जो इनरिडीमेबल नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स होता है ये आपकी इक्विटी। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूं। रिडीमेबल का मतलब है रीपेबल, इनरिडीमेबल का मतलब है नॉन रिपेबल। यानी कि आपने लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे रीपेबल नेचर के। रीपेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है इनको कभी ना कभी पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो इसका नेचर भी क्या हो गया? बोरोइंग्स। आपने लोगों को शेयर्स इशू करे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे इनरिडीमेबल, यानी कि नॉन रिपेबल, यानी कि लोगों को अब कभी पैसे वापस नहीं करना पड़ेगा, तो इसका एक तरीके से नेचर क्या हो गया? इक्विटी, क्योंकि हमें पैसा वापस करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल, कैन बी रिडीमेबल। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि अगर आपको एग्जामिनर कह दे कि भाई हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके लिए हमने पैसा इशू किया बाय रेजिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और लोगों से पैसा इकट्ठा किया, इसका मतलब है कि वो बोरोइंग्स की बात कर रहा है। और अगर आपका एग्जामिनर ये कहे कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लोगों से पैसा इशू की रेस किया और लोगों को इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए, इसका मतलब है कि अब ये बोरोइंग्स की बात नहीं कर रहा, अब ये इक्विटी की बात कर रहा है। और इन सबका कंक्लूजन क्या है? इन सबका कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई चीज बोरिंग्स है तो इन पे जो इंटरेस्ट देना है वही बोरिंग कॉस्ट है, जिसको हम आईएस 23 में कवर कर रहे हैं। अगर कोई पैसा बोरिंग्स ही नहीं है, इक्विटी का पैसा है, तो फिर ये चीजें बोरिंग्स ही नहीं है, इस पे जो डिविडेंड वगैरह देना पड़ रहा है ये बोरिंग कॉस्ट ही नहीं है, इसकी हम कैपिटलाइजेशन नहीं कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है? मैं लास्ट बात डिस्कस करता हूं। variety of using funds, यानी कि आपने कौन से पैसों को पहले इस्तेमाल करना है, कौन से पैसों को बाद में इस्तेमाल करना है फॉर यू प्रोजेक्ट। हमने पिछली क्लास तक ये बातें डिस्कस की कि अगर हमारे पास सवाल में जनरल बोरिंग्स भी और स्पेसिफिक बोरिंग्स भी हों तो हम पहले स्पेसिफिक बोरिंग को खर्च करते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा खत्म हो जाए तो फिर हम जनरल बोरिंग की तरफ आते हैं। ऐसा ही है। अब खुद लॉजिकली सोचो, मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास तीन तरह के पैसे रखे हैं। एक इक्विटी जो तुमने अपने शेयर होल्डर से लिया है, एक स्पेसिफिक बोरिंग जो तुमने स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए की है,
और एक जनरल बोरिंग जो कि तुमने की है, बहुत सारे कामों के लिए जरूरत पड़ेगी तो क्वालिफाइंग एसेट। अगर तुम्हारे पास 3 फंड्स अवेलेबल हो, इक्विटी के पैसे भी हो, जनरल बोरिंग के भी हो, स्पेसिफिक बोरिंग के भी हो, तो तुम सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल करोगे? सर ऑब्वियसली हम सबसे पहले कौन से पैसे इस्तेमाल करेंगे? इक्विटी। हम लोन के पैसे को इस्तेमाल करें, बेहतर है पहले अपने पैसे इस्तेमाल करें ना, अपने पैसे खत्म हो जाए फिर लोन पे आएंगे। तो अगर तुम्हारे पास सवाल में तीनों इन्फॉर्मेशन होगी, जनरल बोरिंग भी है, स्पेसिफिक बोरिंग भी है और इक्विटी भी है, तो पहले क्या इस्तेमाल करोगे? इक्विटी। इक्विटी का पैसा अगर खत्म हो जाएगा फिर कौन सा? सर स्पेसिफिक बोरिंग। और अगर स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा भी खत्म हो जाए फिर हम आएंगे जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक बोरिंग्स पे जो भी बोरिंग कॉस्ट आती है उसे हम कैपिटलाइज करते हैं, जो भी सरप्लस फंड आता है उसको इन्वेस्ट करके जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है उसे हम लेस करते हैं। व्हाट इफ कि वो आपसे कहे कि आपके पास इक्विटी के पैसे थे लेकिन सारे पैसे एकदम से खर्च नहीं हुए, कुछ सरप्लस फंड भी आ गया, इक्विटी के पैसे में कुछ सरप्लस फंड भी आ गया, तो खुद सोचे लॉजिकली कि इक्विटी से पैसों से अगर सरप्लस फंड है और इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको क्या माइनस करना चाहिए या नहीं? सर इक्विटी हमारी बोरोइंग्स ही नहीं है, तो इसमें बोरिंग कॉस्ट ही नहीं है, और जब इसमें बोरिंग कॉस्ट ही नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट इनकम को भी रिड्यूस या लेस नहीं कर रहे होंगे। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? कॉपी करें इसे तो फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 सीए फाइनल की स्टडी टेक्स्ट या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। सीए फाइनल जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, किसी जमाने में ये स्टैंडर्ड एफएफआर लेवल पे टेस्ट होता था, तो वहां की स्टडी टेक्स्ट से क्वेश्चन बैंक से सवाल लिया गया है। On 1st July 2015, Qureshi Steel Limited signed an agreement with Park Construction Limited for a construction of a factory at a cost of 100 million. देखिए हमें सवाल क्वेश्चन नंबर 8 on 1st July 2015, Qureshi Limited signed an agreement with Pakistan Construction Limited for construction of a factory building at a cost of 100 million. It was agreed that the factory would be ready for use from 1st January 2017. The terms of the payment are as under. 1 जुलाई 2015 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन का, 100 मिलियन की बिल्डिंग पे कॉस्ट आएगी, और 1 जनवरी 2017 यानी कि 1.5 साल के अरसे में ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 2015 के 6 महीने, 2016 के 12 महीने, तो 1.5 साल में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इंफॉर्मेशन रीड करने से पहले मैं रिक्वायरमेंट रीड कर लूं। कहता है compute the cost of capital work in progress for the factory building as of 30 जून 2016 in accordance with the requirement of relevant IFRS। आपने 30 जून 2016 तक की वर्किंग करनी है कि 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 16 तक हमने कितना कितना खर्चा किया और कितनी कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक हो गया। अब आते हैं सवाल पे। द टर्म्स ऑफ द पेमेंट आर एज अंडर। 10% advance would be made on signing of the agreement. The advance paid would be adjusted at 10% of the quarterly progress bill. कह रहे जब हमने 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो 100 मिलियन का 10% यानी कि 10 मिलियन हम डे 1 पे पे कर देंगे, और फिर जब हमें कॉन्ट्रैक्टर रेगुलर इनवॉइस इशू करेगा ना, तो हम हर इनवॉइस में 10-10 मिलियन कम पे करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 मिलियन में एडवांस में पे कर चुके। कहता है 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 10% एडवांस दे दिया यानी कि 10 मिलियन। अब जब हमें 100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की वो इनवॉइसिंग करेगा तो हम इनवॉइस का पूरी अमाउंट पे नहीं करेंगे, हम इनवॉइस का 90% पे करेंगे, क्योंकि 10% हम ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं। 5% रिटेंशन मनी वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोग्रेस बिल। रिटेंशन मनी विल बी रिफंडेड 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फैक्ट्री। अब देखिए ये रिटेंशन मनी क्या होता है। प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में रिटेंशन मनी का एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ अ वर्क। फॉर एग्जांपल, मैंने ये आईक्यू का कैंपस कंस्ट्रक्ट करवाया, 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ मेरा। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात कर ली, उसने कहा सर मैं 1 करोड़ रुपए में आपको आपकी मर्जी का कैंपस बना के दे दूंगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हम उसको कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में और कंस्ट्रक्शन के पीरियड में पूरी अमाउंट पे नहीं करते, हम कुछ ना कुछ अमाउंट 5%, 10%, 15% अमाउंट रिटेन करके रखते हैं।
और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के भी साल, 2 साल, 3 साल बाद में कर दें वो 5%, 10% अमाउंट। क्यों सर? टू मेक श्योर कि उसने जो कंस्ट्रक्शन की है वो प्रॉपर की भी है या नहीं। भाई आज मैं 1 करोड़ रुपए का कैंपस बनाऊं और उसे 1 करोड़ की पेमेंट कर दूं और 3 महीने बाद ये बिल्डिंग गिर जाए, तो फिर मैं कैसे पकड़ूंगा उसे? तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसी फैक्ट्री का, किसी ऑफिस बिल्डिंग का, कोई भी, तो उसमें कुछ ना कुछ रिटेंशन अमाउंट जरूर रखी जाती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर द क्वालिटी ऑफ द वर्क। तो यहां भी ये कह रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में 5% रिटेंशन रखी है, यानी कि हम उसका 5% पैसा रोक के बैठेंगे और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके भी 1 साल बाद पे करेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रिटेंशन मनी वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोग्रेस बिल। रिटेंशन मनी विल बी रिफंडेड आफ्टर 1 ईयर ऑफ द कंप्लीशन। यानी कि जो जो हमें वो इनवॉइस देता जाएगा ना, उस इनवॉइस में से 10% तो हम पे नहीं करेंगे क्योंकि हम 10% एडवांस में दे चुके हैं, और उसी इनवॉइस का 5% मजीद रिटेन कर लेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने की भी 1 साल बाद पे करेंगे। यानी वो जितनी भी मुझे इनवॉइस इशू करेगा ना, हर इनवॉइस का इफेक्टिवली मुझे 85% पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे 30 रुपए की इनवॉइस दी, तो 30 रुपए का 10%, 3 रुपए में पे नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 10% एडवांस दे चुका हूं। 30 रुपए का 5%, 1.5 रुपए भी मैं पे नहीं करूंगा, वो रिटेंशन मनी है। तो इफेक्टिवली मैं पे कितना करूंगा सर? मैं पे करूंगा मेरे ख्याल है 25.5। तो हर इनवॉइस में 10% एडवांस पेमेंट की एडजस्टमेंट होगी, 5% अमाउंट रिटेन किया जाएगा। सर तो 5% हम लोग 100 मिलियन से करेंगे या फिर हम लोग 10% निकाल के फिर 5%? नहीं, ग्रॉस परसेंट पे। पॉइंट नंबर 3, progress bill were raised on the last day of the each quarter and settled on 15th of the next month। अब ये क्या कह रहा है? कह रहे हैं हर क्वार्टर के एंड पे, यानी कि सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून क्वार्टर के एंड पे वो मुझे इनवॉइस देगा और मुझे इसकी पेमेंट कब करनी है? इनवॉइस के भी 15 दिन के बाद। यानी कि अगर मेरे पास 30 सितंबर पे इनवॉइस आ रही है ना, तो मैं इसकी पेमेंट 15 दिन बाद 15 अक्टूबर को करूंगा। अगर मेरे पास 31 दिसंबर पे इनवॉइस आ रही है ना, तो मैं इसकी पेमेंट 15 दिन बाद 15 जनवरी पे करूंगा। अगर मेरे पास मार्च में इनवॉइस आ रही है तो मैं इसकी पेमेंट अगले 15 दिन के बाद 15 अप्रैल को कर रहा हूँ। तो हमने नंबर ऑफ डेज भी पेमेंट से काउंट करने होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 10% एडवांस पेमेंट करेंगे, पॉइंट नंबर 2 5% अमाउंट रिटेन करेंगे, एंड पॉइंट नंबर 3 जो भी बिल है वो हर क्वार्टर के 15 दिन बाद पे होगी। The under-mentioned progress bill were received and settled by QL as per the agreement। कह रहे हैं हमारे पास पहली इनवॉइस 30 सितंबर 15 पे आई 30 मिलियन, दूसरी इनवॉइस 31 दिसंबर 15 पे आई 20 मिलियन, तीसरी इनवॉइस 31 मार्च 2016 पे आई 10 मिलियन और चौथी इनवॉइस 30 जून 16 पे आई हमारे पास 15 मिलियन। आगे कहता है ये जो पैरा लिखा है ना ऑन 30 अप्रैल 2016, इसे मैं इग्नोर कर रहा हूं भाई, फिलहाल समझाता हूं इसमें भी क्या लिखा है। तो कहता है द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा यहां से इकट्ठा किया। नंबर 1, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन ऑन 1 सितंबर 2015। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ पेइंग 20% डिविडेंड फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। 1 सितंबर 2015 पे हमने अपने शेयर होल्डर्स को राइट शेयर इशू करके 15 मिलियन इकट्ठा किए, और हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को 20% का डिविडेंड देते हैं। तो इस पे हमारी बोरिंग कॉस्ट 20% से कैलकुलेट हो जाएगी? नहीं सर, ये राइट शेयर्स का पैसा है, ये इक्विटी का पैसा है। ये इक्विटी का पैसा है, ये आपकी बोरिंग्स ही नहीं है, और ये आपकी बोरिंग्स ही नहीं है तो इस पे कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन obtained on 1 December 2015। The loan carry a markup of 13% per annum. The principal is repayable 5 half-yearly equal installments of 5 million each, along with the cost of interest, commencing from 31 May 2016. Loan processing charges of 0.5 million were deducted by the bank at the time of disbursement of loan. Surplus fund when available were invested in short-term deposit at 8% per annum. अब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहे 25 मिलियन का हमने लोन लिया 1 दिसंबर 2015 पे। इस लोन पे 13% का सूद है और हर 6-6 महीने में आपको 5-5 मिलियन वापस करना है। हर 6-6 महीने बाद आपको 5-5 मिलियन वापस करना है। अब अगर मैंने 1 दिसंबर 15 पे लोन लिया तो 6 महीने कब पूरे होंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी कि 6 महीने बाद 31 मई को मुझे 5 मिलियन का लोन वापस करना है
और इस लोन पे 6 महीने का सूद भी वापस करना है 13% के हिसाब से। फिर कहता है लोन प्रोसेसिंग में हमारे 0.5 मिलियन की चार्जेस हैं, यानी कि हमें जो लोन मिला होगा वो 25 मिलियन का नहीं मिला होगा, वो 24.5 की मिला होगा, और जो भी सरप्लस फंड आएगा उसे हम 8% पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक स्पेसिफिक बोरिंग है। पॉइंट नंबर 3, कैश विड्रॉल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज 60 मिलियन, मार्कअप चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर वाज 9 मिलियन। कह रहा हमारे पास एक रनिंग फाइनेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, पूरे साल हमने इस फैसिलिटी से ऑन एन एवरेज 60 मिलियन इस्तेमाल किए, और इस 60 मिलियन पे हमारा सूद कितना बन रहा है 9 मिलियन। तो हम इंटरेस्ट रेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 डिवाइड बाय 60। क्या मुझे यहाँ पे वेटेड एवरेज कैपिटल रेट कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं सर, एक ही लोन है ना। जब जनरल बोरिंग में एक ही लोन है तो फिर जो जनरल बोरिंग का रेट है वही आपका वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट बने। कितना आ रहा है 9 डिवाइड बाय 60? 15%, यानी कि जनरल बोरिंग का रेट 15% है। अब जो पैरा मैंने स्किप करवाया था उसको मैं रीड करता हूं। On 30th April 2016, अच्छा इसको रीड करने से पहले फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपने लिए या अपने कॉलेज के लिए एक बाइक खरीदता हूँ, और मैंने सुजुकी के शोरूम जाकर 2 लाख रुपए की एक बाइक बुक करवा ली, परचेज कर ली। अब जब मैं 2 लाख रुपए की बाइक अपनी बुक्स में लेकर आऊंगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी 2 लाख रुपए। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, या रास्ते में मेरा चालान कट जाता है 5,000 रुपए का, या एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं मरम्मत पट्टी करवाता हूँ तो उसमें 5,000 का खर्चा होता है। क्या ये 5,000 रुपए का चालान या ये 5,000 रुपए की पट्टियां जो मैंने करवाई ये बाइक की कॉस्ट का पार्ट बनेगी? क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये बाइक की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। ये आपकी बेहोशियारी की वजह से चालान हुआ है या आपका एक्सीडेंट हुआ है, ये बाइक को परचेज करने के लिए जरूरी कॉस्ट नहीं थी। तो अगर किसी एसेट को परचेज करने में आपकी वो एबनॉर्मल कॉस्ट लग जाए तो आप इसे एक्सपेंस आउट कर दे तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। सर चालान नहीं कटा लेकिन बीच में टूल प्लाजा आ रहा है और टूल प्लाजा पे आपको टोल पे करना पड़ रहा है, क्या ये बाइक की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? यस, ये तो नॉर्मल है। दिस इज बेसिकली अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक एसेट की कॉस्ट में हम एसेट को परचेज करने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं। वो सारी नेसेसरी कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं जो एसेट को डिजायर्ड लोकेशन और डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जा सके। ये बात हो सकता है आपने I-16 में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो हम FR1 में पढ़ेंगे, फिक्र ना करें। किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए जो परचेज प्राइस है वो कॉस्ट का पार्ट बनता है, और वो सारी नेसेसरी कॉस्ट जो कि एक एसेट को डिजायर्ड लोकेशन और डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि उसे मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, वो सब कुछ एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। भाई फॉर एग्जांपल मैंने IQ के लिए जनरेटर खरीदा 10 लाख रुपए का। अब जनरेटर मैंने लिया शोरूम से, तो जनरेटर को शोरूम से IQ में लाने के लिए मेरा लेट से कन्वेंस लग गया, ट्रक मंगवाना पड़ा, 20,000 रुपए उसने लिए। अब ट्रक यहाँ पे आ गया लेकिन मेरे एडमिन के बंदे तो उसको उठा के नीचे नहीं रख सकते, उसके लिए मैंने क्रेन मंगवाई, उस क्रेन वाले ने मुझसे लिए 5,000 रुपए। जनरेटर हमने उसकी जगह पे रख दिया, हम खुद तो नहीं चला सकते, हम उसकी वायरिंग वगैरह करवानी है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने पूरे कैंपस में वायरिंग करके दी 50,000 रुपए। जनरेटर की वायरिंग होने के बाद भी इसको फौरन से यूज नहीं कर सकते, पहले उसका ट्रायल रन करना पड़ेगा कि सही चल भी रहा है या नहीं। तो हमने कुछ डीजल वगैरह मंगवाया, कुछ टेक्नीशियन वगैरह मंगवाया और उसका ट्रायल रन करवाया, तो इसमें 20,000 का खर्चा हो गया। ये सारी कॉस्ट एक नेसेसरी कॉस्ट थी कि जनरेटर को अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे डिजायर्ड कंडीशन में लाऊं ताकि मैं उसको IQ को इस्तेमाल कर सकूं। तो जो जनरेटर को खरीदा वो भी कैपिटलाइज होगा, जो डिलीवरी का खर्चा है वो भी कैपिटलाइज होगा, जो क्रेन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कैपिटलाइज होगी, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग करवाई वो भी कैपिटलाइज होगी, जो ट्रायल रन पे खर्चा किया वो भी कैपिटलाइज हो रहा होगा। लेकिन इन केस कि वो जनरेटर जब ट्रक पे IQ आ रहा था तो रास्ते में ट्रक उलट गया और चालान पे करना पड़ गया, तो क्या ये कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? नहीं, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम कैपिटलाइज सर, लेकिन एबनॉर्मल कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए क्योंकि
क्योंकि जनरेटर उस कॉस्ट को अवॉइड किए बगैर, यानी कि रास्ते में अगर ट्रक पलटी हो गया तो उसको सीधा किए बगैर हम यहाँ ला नहीं सकते। देखिए हम जनरेटर की कॉस्ट को कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनरेटर का इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल का नहीं है, मोर देन 1 ईयर का है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट रखते हुए अगर जनरेटर की लाइफ लेट से 5 साल है तो 5 साल इसकी कॉस्ट डेप्रिशिएट होनी चाहिए। वो जो तुमने एक्सीडेंट किया है वो तुम्हारा फॉर द पीरियड का एरर था, वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था, तुमने गलती कर दी। अब उस नुकसान को तुम 5 साल पे एलोकेट करो, ये सेंस नहीं बनता, लॉजिकल नहीं है। तो इस वजह से उसे हम कैपिटलाइज नहीं करते, एक ही पीरियड में एक्सपेंस आउट कर देते सर बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल पूछी इन्होंने। अभी थोड़ा सा हम FAR1 से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इनका सवाल अच्छा है तो मैं आंसर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है आपका? रहमान। अब्दुल रहमान की एक बेकरी है, सही है? बेकरी के लिए डेली अंडे परचेज करता है, सही है? अब अब्दुल रहमान के साथ होता यह है कि डेली जब ये 12 अंडे खरीद कर अपनी बेकरी तक लाता है तो रास्ते में एक अंडा फूट जाता है। लेट्स से अब्दुल रहमान ने 12 अंडे खरीदता है ये सब्जी मंडी से, जहां भी अंडे मिलते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल 120 रुपए के 12 अंडे खरीदता है। लेकिन डेली अब्दुल रहमान के साथ ये होता है कि बेकरी पहुंचते पहुंचते रास्ते में इसका एक अंडा फूट जाता है। तो ये जो एक एग रास्ते में डेली डिस्ट्रॉय हो रहा है और अब्दुल रहमान के पास बच रहे 11 अंडे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, दिस इज नॉट एबनॉर्मल लॉस। डेली अब्दुल रहमान के साथ ये होता है कि जब ये फैक्ट्री तक अपनी बेकरी तक अंडे लेकर आता है तो एक अंडा रास्ते में जाया हो जाता है, तो ये नॉर्मल लॉस है। अब सर व्हाट इफ के डेली अब्दुल रहमान एक अंडा तो जाया करके ही आ रहा है, किसी दिन ज्यादा उछल कूद कर रहा था, 3 अंडे फूट गए, तो ये जो 2 ओवर एंड अबव अंडे फूटे हैं, दिस इज एबनॉर्मल लॉस, सही है? अब सुनिएगा गौर से, अगर एक एबनॉर्मल लॉस है तो ये तो उसी साल या उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। नॉर्मल लॉस को हम उस पीरियड में एक्सपेंस आउट नहीं करते। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि अब्दुल रहमान की एक अंडे की कॉस्ट कितनी है इस सिनेरियो में, तो वो 10 नहीं है, वो 10 नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए के हिसाब से 12 अंडे 120 के मिलते हैं, लेकिन लाने में एक घंटा फूट जाता है, तो घर पे कितने पहुंचते हैं? 11। तो ये अब्दुल रहमान की पर एग कॉस्ट इन दोनों को कंपेयर करके कैलकुलेट की जाएगी कि पर एग कॉस्ट कितनी होगी? 120 डिवाइड बाय 11, 10.9। क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मली ये होता ही है कि भाई 12 अंडे खरीदो तो एक घंटा रास्ते में टूट जाता है। नॉर्मल लॉस की जगह सर ये इन्होंने कहा ये तो नॉर्मल, किसी पोस्ट का सर पहले तो इस एग्जांपल को पूरा करता है, फिर उसके सवाल को भी थोड़ा सा चेंज करता है। इस केस में अगर मैं 12 अंडे 10 रुपए के हिसाब से 120 खरीद रहा हूं और नॉर्मली ये होता है कि भाई एक अंडा रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मेरे 11 अंडों की कॉस्ट 120 रुपए, यानी कि पर है 10.9। अब लेट्स से कि किसी दिन अब्दुल रहमान ज्यादा ही नशे में आ रहा था, तो इसने 12 में से एक अंडा नॉर्मली टूटना चाहिए था, एक दिन ऐसा हो गया कि 12 में से 3 अंडे डिस्ट्रॉय हो गए और वो घर लेकर आया 9। तो इसका मतलब है कि 3 ये जो एग डिस्ट्रॉय हुए, एक एग नॉर्मल लॉस है, 2 एग एबनॉर्मल लॉस। और एग की कॉस्ट क्या होती थी? 10.9। इस केस में क्या होगा कि सर वो जो 9 एग घर पे लेकर आया ना, 10.9, ये कितना बनता है?
98.1 ये इसकी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, और दो जो अंडे इसने ज्यादा तोड़ दिए नॉर्मल हालात से ज्यादा, ये इसका एबनॉर्मल लॉस है जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाए, और ये टोटल 120 बनेगा। तो नॉर्मल लॉस को मैं बताने चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट कि हम नॉर्मल लॉस को स्पेसिफिकली सेपरेटली एक्सपेंस आउट नहीं करते। नॉर्मल लॉस को हम गुड यूनिट्स के कॉस्ट में ही एब्जॉर्ब करवा देते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस एबनॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल लॉस है, तो फिर इसे गुड यूनिट की कॉस्ट पे एब्जॉर्ब नहीं करवाया जाता, उसे एक्सपेंस आउट किया जाता। अब इनका सवाल कि सर नॉर्मली एक्सीडेंट नहीं होता लेकिन चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाए, नॉर्मली एक्सीडेंट नहीं होता लेकिन चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाए, तो स्टिल ये अब एबनॉर्मल लॉस ही है। अगर एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है, आप प्रिकॉशन के साथ चलाओ तो नहीं होगी मशीनरी खराब रास्ते में, लेकिन चांसेस है कि यार एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो इसे अब हम नॉर्मल लॉस नहीं कहेंगे, इसे हम एबनॉर्मल लॉस ही कह रहे होंगे। देखो नॉर्मल और एबनॉर्मल इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं, पर्सन स्पेसिफिक बात है। वो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई 1 महीने मुझे कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ती है क्योंकि मुझे पानी वानी देके उसको मजबूत करना पड़ता है, दिस इज नॉर्मल। अब्दुल रहमान हर दफा जब 12 घंटे खरीद रहे हैं तो 1 घंटे तोड़ रहा है, तो ये नॉर्मली इसके साथ हो रहा है, तो ये इसका नॉर्मल लॉस। कोई इतना प्रिकॉशन में डिलीवरी करवाए कि उसका 1 घंटा भी लॉस ना हो, या किसी और पर्सन की प्रैक्टिस ये कि वो रास्ते में डेली 3 घंटे तोड़ के ला रहा है, तो फिर उसके लिए 3 घंटों का नॉर्मल लॉस। कभी ऐसा हो गया कि अगर वो नॉर्मल लॉस इनकम नहीं कर रहा तो क्या वो एब्नॉर्मल गेन? यस, वो एब्नॉर्मल गेन बन जाएगा, एब्नॉर्मल गेन बन जाएगा। तुम्हारा सवाल क्लियर हो गया क्या? नहीं सवाल की वर्डिंग एक साथ ही है ना सर, 5 जुलाई 2015 से। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? सर मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में IAS 16 में या इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में या कॉस्टिंग में जब तुम आओगे तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि अगर किसी चीज की प्रोसेसिंग में, अगर किसी चीज की डिलीवरी में नॉर्मल लॉस आए तो नॉर्मल लॉस को हम एक्सपेंस आउट नहीं करते, उसे गुड यूनिट्स पे ही कैपिटलाइज या एडजस्ट कर देते, एब्जॉर्ब कर देते। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो फिर ये सेपरेटली पीएनएल में एक्सपेंस आउट होता हुआ नजर आ रहा होगा। अब आते हैं सवाल की तरफ। कहता है on 30 अप्रैल 2016 an invoice of 1.5 million was raised by the contractor for damages sustained at the site on account of rain. After negotiation, QSL finally agreed to make additional payment of 1 million to compensate the contractor. The amount was paid on 1st May 2016. It is expected that 75% of the payment would be recovered from an insurance company. देखो क्या कह रहा है, कह रहे 30 अप्रैल पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने हमें 1.5 मिलियन की एक और इनवॉइस दे दी, कह रहे भाई बारिश की वजह से नुकसान हुआ है तो अब आप ये 15 लाख रुपए बढ़ेंगे। हमने उससे थोड़ी निगोशिएशन की, बार्गेनिंग की, तो हमने 15 लाख की जगह सिर्फ 10 लाख रुपए फाइनली उसको पे किया, और हमें लगता है कि ये अमाउंट जो हमने पे किया है ना, इसका भी 75% हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लेंगे। पहले तो ये जो पैरा में डिस्कस हुआ है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सर ये एबनॉर्मल है, तो आपने इस पैरा को इग्नोर करते हुए सवाल को सॉल्व कर देना। यानी पीएनएल में एक्सपेंस आउट तो हो रहा होगा ये, लेकिन बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए इस इंफॉर्मेशन की कोई रेलेवेंस नहीं है। हम सिर्फ नेसेसरी खर्चा करने के लिए अगर कोई बोरिंग करते हैं तो उस पर जो कॉस्ट आएगी वो एक्सपेंस आउट होगी। अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस वगैरह करते हो, अगर कोई एबनॉर्मल आउटफ्लो करते हो, तो ना ये बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में कंसिडर होगा, ना आप इसे अपने सवाल में कहीं पे अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि पिछली क्लासेस में कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो या इंफॉर्मेशन क्लियर ना हो
तो आपने हमेशा वो assumption लेनी है जिसमें आपको कुछ काम करना पड़े, यानी आप ऐसी कोई assumption ना ले लीजिएगा कि जिसमें आपको कुछ भी ना करना पड़े और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये उस वक्त होगा जब इंफॉर्मेशन ग्रे हो या मिसलीडिंग हो या इनकम्प्लीट हो। इस पॉइंट में ऐसा नहीं है, इस पॉइंट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर्डिंग्स देखो ना कैसे इस्तेमाल की है, डैमेजेस, रेन। तो ये वर्डिंग्स ये इंप्लाई कर रही है कि ये चीजें नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होती तो फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ही एग्री हो चुकी होती। ये मैं एक एडिशनल इनवॉइस दे रहा है जिसमें डैमेजेस की वजह से, रेन की वजह से, तो ये नॉर्मल नहीं है। और एक और हिंट किया है कि अगर ये नॉर्मल होता तो फिर तो ये ओरिजिनल प्राइस में एग्री होता। यहां पे इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करने का मार्क्स होगा, क्योंकि यहां मैं नहीं समझता कि इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है या इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लियर है कि दिस इज एबनॉर्मल, तभी तो उसकी इंश्योरेंस भी करवाई हुई है, तभी तो आप उससे बार्गेनिंग कर रहे हो। अगर नॉर्मल होता तो फिर हम बार्गेनिंग भी ना करते। लेकिन डैमेजेस का लफ्ज इस्तेमाल करना, बारिश का लफ्ज इस्तेमाल करना, हाँ बारिश में तुम सही कह रहे हो कि ये नहीं बताया कि सीजनल है या मानसून है, लेकिन बारिश हो गया, डैमेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडिशनल इनवॉइस हो गया, ये सारी बातें इस तरफ क्लियर कट गाइडेंस है कि दिस इज समथिंग एबनॉर्मल नॉट नॉर्मल। अब मैं जो कह रहा हूं कि इस सवाल के सॉल्यूशन में आपको इसको इग्नोर करना है। इसका मतलब है कि ना ये कैपिटलाइज होगा, ना इस खर्चे पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, ना अपने क्वालिफाइंग एसिड की बोरिंग से ये पैसा पे करोगे, ये तुम कहीं और से ही पे करोगे, हमें नहीं पता। हम जब अपने कैश फ्लोज प्लॉट कर रहे होंगे तो हम अपने इनफ्लोज लेंगे कि जनरल बोरिंग से इतना आया, स्पेसिफिक से इतना आया, इक्विटी से इतना आया। हम जब खर्चे ले रहे होंगे तो हम सिर्फ वही 100 मिलियन के खर्चे उसको प्लॉट करेंगे जो हमें कॉन्ट्रैक्टर को पे करने थे। ये एबनॉर्मल खर्चा है, अब एबनॉर्मल खर्चा कंपनी अपने किसी और रिसोर्सेज पे करे, हम इसे बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में मिक्सअप नहीं कर रहे होंगे। कोई पूछ रहा था कुछ? नहीं, देखो जनरली हम लोग कराची में अगर हैं तो अपनी मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस करवाते हैं अगेंस्ट द रिस्क, लेकिन बाइक चोरी होना नॉर्मल नहीं है कि मैं बाइक चोरी डेली करवा रहा हूँ। तो इंश्योरेंस हम रिस्क की करवाते हैं, इंश्योरेंस हम अनसर्टेनिटीज की करवाते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस का जो टर्म है ना, इसकी अगर आप लीगल माने देखेंगे ना, डिक्शनरी डेफिनेशन देखेंगे, उसका डिक्शनरी डेफिनेशन देखेंगे तो वो है स्टेप्स या मेजर्स फॉर मिटिगेटिंग और अवॉइडिंग रिस्क इन अनसर्टेनिटीज। अगर आप डिक्शनरी में इंश्योरेंस के लफ्ज माना देखेंगे ना तो दिस इज मेजर्स टू अवॉइड और मिटिगेट रिस्क इन अनसर्टेनिटीज, कि जहां रिस्क और अनसर्टेनिटीज हो गया और ऐसा हो सकता है कि बाइक 365 दिन में से किसी एक दिन चोरी हो जाए, तो इस तरह के रिस्क इन अनसर्टेनिटीज के लिए हम इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो इंश्योरेंस का होना डज नॉट एम्प्लॉय कि ये नॉर्मल लॉस है। तो खुद सॉल्व करते हैं सवाल को, जरा दोबारा से एक दफा सुकून से सवाल को रीड करें और जरा खुद से कैश फ्लोस वगैरह प्लॉट करके सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने ज्यादातर बातें डिस्कस कर दी, अब अपने प्रॉपर्ली चीजों को बस प्लॉट करना है। सॉल्व करें, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। सर यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इससे। कुरैशी स्टील लिमिटेड के नाम से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे हैंडआउट का। रेलेवेंट ईयर जिसकी हमें वर्किंग करनी है वो 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 है। तो पहले मैं एक टाइमलाइन बना लेता हूँ। ये स्टार्ट होगा 1 जुलाई 15, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 15, फिर जनवरी 16, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो हमने 12 महीनों का पहले तो पूरा टाइमलाइन बना लिया। फिर हम अपनी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स को अगर अकाउंट फॉर करें तो 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है और 100 मिलियन का 10% यानी कि 10 मिलियन हमें 1 जुलाई 2015 पे करना है। तो 10 मिलियन हमने यहाँ पे किया। फिर हर क्वार्टर की इनवॉइस वो क्वार्टर एंड पे रेज करेगा और अगली महीने की 15 तारीख को हमें पे करना है। लेकिन जो हमें क्वार्टर की इनवॉइस आएगी, जैसे हमें सितंबर क्वार्टर पे इनवॉइस आई 30 मिलियन, तो हमें 30 मिलियन पे नहीं करना है, क्योंकि 30 मिलियन का 10% हम ऑलरेडी एडवांस पे कर चुके हैं और 30 मिलियन का ही 5% हम अमाउंट रिटेन करेंगे एज अ रिटेंशन मनी। तो यानी कि हर इनवॉइस का हमें 85% पे करना है। अब पहली इनवॉइस हमारे पास आई है 30 सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
और इसकी पेमेंट 15 दिन बाद 15 अक्टूबर पे करनी है, यानी कि यहां पे करनी होगी, ऐसा ही है। और कितनी पेमेंट करनी होगी सर? 30 मिलियन की इनवॉइस है तो 30 मिलियन का 85%, 28, 30 मिलियन का 85%, 25.5, 85 मतलब 85%। सर आपने 10 रुपए शुरू में क्यों लिखा है? क्योंकि सवाल की पहली लाइन में अगर आप देखें तो इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 1 में 10% एडवांस पेमेंट वुड बी मेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, कि डे 1 पे हमें 10% पे कर देना है, और फिर हर इनवॉइस का 85%। फिर दूसरी इनवॉइस हमें रेस हुई 31 दिसंबर पे, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ इनवॉइस रेस हुई, और 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे, यानी कि 15 जन पे कहीं पेमेंट कर रहे होंगे। कितनी? 20 मिलियन की इनवॉइस है, तो 20 मिलियन की इनवॉइस का 85%, 17, ऐसा ही है। इसके बाद तीसरी इनवॉइस हमें रेस हुई 31 मार्च में 10 मिलियन। 31 मार्च की इनवॉइस की पेमेंट 15 दिन बाद 15 अप्रैल यहां पे कहीं होगी, और कितनी पेमेंट होगी? 8.5। और चौथी इनवॉइस हमें रेस हुई 30 जून पे 15 मिलियन, लेकिन इसकी पेमेंट अगले साल 15 जुलाई पे होगी, तो वो हमारे लिए फिलहाल रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास फाइनेंसिंग के सोर्सेज बताए थे। सबसे पहले हमने राइट शेयर से पैसा लिया है। राइट शेयर से हमने पैसा लिया है, कहता है इश्यू ऑफ राइट शेयर अमाउंटिंग टू 50 मिलियन ऑन 1 सितंबर 2015। 1 सितंबर 2015 पे हमारे पास राइट शेयर से पैसा आया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर के स्टार्ट पे यानी कि हमने 15 मिलियन राइट शेयर से इकट्ठा किया होगा यहाँ पे, ऐसा ही। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन। हमने स्पेसिफिक लोन लिया है at 13% per annum. बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन वाज ऑब्टेन ऑन 1 दिसंबर 15। 1 दिसंबर में हमने बैंक लोन लिया है 25 मिलियन का, मार्कअप 13% है। 5 मिलियन की 6 महीनों की किस्तों में लोन पे करना है। पहली किस्त पे होगी 31 मई 2016 पे, और लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है 0.5 मिलियन। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के स्टार्ट में हमारे पास पैसे हैं कितने? 25 मिलियन, लेकिन पूरे 25 नहीं आए होंगे। इस 25 से हमारा 0.5 की प्रोसेसिंग चार्जेस लेस हुई होगी, तो हमारे हाथों में नेट 24.5 आए होंगे, ऐसा ही है। फिर हमें 31 में 16 पे, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यहाँ पे 5 मिलियन का लोन वापस करना है। 5 मिलियन का लोन वापस करना है, एक। दूसरा 25 मिलियन के लोन पे 13% के हिसाब से 6 महीने का सूद वापस करना है। तो 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 1.625। सर ये प्रिंसिपल रिपेमेंट है और ये इंटरेस्ट है। सर ये 5 कैसा है? 5 पॉइंट नंबर 2 में गिवन है। देखिए अगर पॉइंट नंबर 2 रीड करें, बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन obtained on 1 December 2015. The loan carry a markup of 13% per annum. The principal is repayable in 5 half-yearly installments of 5 million each. हर 6 मिलियन में, हर 6 महीने में 5 मिलियन वापस करना है। तो यहाँ अगर मैंने लोन लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद 5 मिलियन वापस करना है, और 25 मिलियन के लोन पे 6 महीने का सूद वापस करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया? 25 मल्टीप्लाई बाय 13% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये आ गया 1.65। और जनरल बोरिंग्स में आपसे कहता है कि 60 मिलियन का ऑन एवरेज लोन यूज किया जिसपे 9 मिलियन का सूद है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 9/60, और ये कितना बन रहा था? 15%। तो हमने इस सवाल के सारे कैश फ्लो और सारी चीजों को प्लॉट कर दिया है। हम अपनी वर्किंग को 3 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। बिल्कुल, इसको भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ही है। एक हम कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक बोरिंग पे बोरिंग कॉस्ट, एक हम कैलकुलेट करेंगे
इन्वेस्टमेंट इनकम और तीसरा हम कैलकुलेट कर लेंगे जनरल बोरिंग जी। सर किसी ने सवाल पूछा कि पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने बताया कि जनरल बोरिंग पे 9 मिलियन का मार्कअप है, लेकिन इसने ये तो नहीं बताया कि सारी की सारी बोरिंग जनरल बोरिंग्स क्वालिफाइंग एसेट के लिए की। यस, मैं 9 मिलियन के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर भी नहीं रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो जनरल बोरिंग का पैसा है उस पर सूद कितना चार्ज हो रहा है। इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में कहा कि जनरल बोरिंग से हमने पूरे साल में 60 मिलियन ऑन एन एवरेज खर्च किए हैं, जिसमें 9 मिलियन का सूद लगा है। तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हमें सूद कितने परसेंट से चार्ज हो रहा है? 15% से। अब जितना खर्चा हम एक्चुअली जनरल बोरिंग के लिए करेंगे, हम उसी अमाउंट के ऊपर 15% का रेट अप्लाई कर रहे होंगे। 60 मिलियन टोटल किए। अब आते हैं सवाल की कैलकुलेशन पे। सबसे पहले इक्विटी का पैसा, वो ना हो तो स्पेसिफिक का पैसा, वो भी ना हो तो जनरल बोरिंग का पैसा। सर सबसे पहले पेमेंट करनी है यहाँ पे 10 मिलियन की। हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग आई कब है? 1 सितंबर पे। सॉरी, हमारे पास इक्विटी का पैसा आया कब है? 1 सितंबर पे। यानी कि यहाँ पे इक्विटी का पैसा आपके पास नहीं है। स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा कब आया है? 1 दिसंबर पे। यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा भी नहीं है। तो अब ये 10 मिलियन कहां से पे करूंगा? सर ये 10 मिलियन हम पे करेंगे जनरल बोरिंग। क्या ये समझ आ रहा है सबको? ये जो पहली पेमेंट करनी है मैंने, वो कहां से करनी पड़ेगी हमें? जनरल बोरिंग से, क्योंकि ना भी इक्विटी का पैसा आया है ना भी स्पेसिफिक का पैसा आया। तो जनरल बोरिंग की वर्किंग में 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15%। कितने अरसे के लिए? सर यहाँ पे आपने जनरल बोरिंग से पेमेंट की, 2 महीने बाद ही इक्विटी का पैसा आ गया। 2 महीने बाद ही इक्विटी का पैसा आ गया। तो जब इक्विटी के 15 मिलियन आ जाएंगे तो जनरल बोरिंग से जो 10 मिलियन लिया था वो वापस कर देंगे। 2 महीने बाद जब इक्विटी के पैसे आ गए तो फिर अब जनरल बोरिंग के पैसे वापस कर दोगे ना। तो इस 10 मिलियन पे सिर्फ 2 महीने का सूद लगना है। तो 10 मिलियन इंटू 15% इंटू 2/12। समझ आ रहा है ना सबको? सर वो 100 मिलियन की भी तो कॉस्ट थी, तो वो यहाँ पे शामिल नहीं हुई। सर 100 मिलियन की भी तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, वो यहाँ पे शामिल नहीं हुई। सर वो इन टोटल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ था। और इसी 100 मिलियन की पेमेंट कैसे होगी? 10 मिलियन एडवांस में, फिर थोड़ा थोड़ा इनवॉइसिंग के वक्त, और इन टोटलिटी वो 100 मिलियन बनेगा। समझ आता है? मैं सर 10 मिलियन पे यहां से लेकर यहां तक 2 महीनों का सूद कैलकुलेट किया। अब इक्विटी के 15 मिलियन आ गए। जब इक्विटी के 15 मिलियन आए तो तुमने 10 मिलियन की जनरल बोरिंग वापस कर दी, तो तुम्हारे पास 5 रुपए फंड बच गया। जो 5 रुपए फंड बच गया उसको इन्वेस्ट कर दोगे? सर इन्वेस्ट कर भी दे तो इस पे कोई इन्वेस्टमेंट इनकम रिड्यूस नहीं करेंगे। कौन से लोन की बात? नहीं, सिर्फ लोन ही वापस करेंगे, इंटरेस्ट। क्या यहाँ तक समझ आता है? मैं अब 5 मिलियन तुम्हारे पास बच गए, उसको इन्वेस्ट भी करोगे, लेकिन हमें उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विटी के पैसे पे तो बोरिंग कॉस्ट ही नहीं है। समझ आता है? फिर हमारे पास 1 महीना और गुजरा, 15 दिन और गुजरे। अब हमें पेमेंट करनी है 25.5 की। अभी तक इक्विटी, अभी तक स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा आया नहीं है। स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा तो यहाँ आएगा, और यहाँ पेमेंट कितनी करनी है? 25.5। 5 मिलियन तो इक्विटी के बचे हुए थे, तो 5 मिलियन तो इक्विटी में से ही पे कर दूंगा। बाकी कितने कम बढ़ रहे हैं? 20.5। अगर देखो मैं शुरू से प्लॉट करूं तो यहाँ तुम्हारे पास 10 मिलियन की कमी थी, जब 15 मिलियन आए तो तुम्हारे पास 5 मिलियन बच गए। फिर अब तुम्हें 1.5 महीने बाद 25 की पेमेंट करनी है, तो तुम्हारे पास कमी कितनी है? 20.5। सर अभी तक स्पेसिफिक का पैसा आया नहीं है, तो फिर मैं कहां से पे करूंगा? जनरल बोरिंग से। 20.5 मल्टीप्लाई बाय 15%, कितने महीने के लिए? सर यहाँ जनरल बोरिंग से पैसा निकाला,
15 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा आ गया। जब स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा आ गया तो उसे इन्वेस्ट करके कितने कमा सकता हूं? देखो इन्वेस्टमेंट का रेट कितना है, 8%। यहाँ पे जब स्पेसिफिक का पैसा आ गया तो उसे इन्वेस्ट करके कितना कमा सकता हूँ? 8%। तो उसे इन्वेस्ट कर दे, जनरल बोरिंग रिपे करके 15% सेव कर लेना। भाई एक लोन को, एक फंड को तुम इन्वेस्ट करके 8% सूद कमाओगे, या फिर जनरल बोरिंग को रिपे करके 15% सूद सेव कर सकते हो। तो क्या करोगे तुम? सर ऑब्वियसली मैं 8% इन्वेस्ट नहीं करूंगा बल्कि 15% का इंटरेस्ट सेव करूंगा। तो मैंने यहाँ पे जनरल बोरिंग से 20.5 लिए, 15 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, तो इसका मतलब है कि ये 20.5 की उधारी कितने अरसे के लिए है? सिर्फ 1.5 महीने के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 12। समझ आ रहा है सबको? अब हमारे पास यहां पे आए तो हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग के 24.5 आ गए। जैसे ही स्पेसिफिक बोरिंग के 24.5 आए, हमने 20.5 की जनरल बोरिंग वापस कर दी, जनरल बोरिंग खत्म हो गई। अब हमारा सरप्लस फंड कितना हो गया? 4 मिलियन। क्या यहां तक समझ आ रहा है? मैं समझ आ रहे हैं? नहीं, कुछ चीज मिस हो गई हो, ना समझ आया मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन बगैर समझे नहीं जाना हमने यहाँ से। अब हमारी यहाँ से स्पेसिफिक बोरिंग स्टार्ट हो रही है। अब मैं स्पेसिफिक बोरिंग की पहले बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर अपने चार्ट को भी आगे लेके चलता हूँ। हमने 25 का लोन लिया था, लेकिन इस लोन को लेने के लिए प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ी 0.5, तो ये हमारी बोरिंग कॉस्ट है। तो स्पेसिफिक बोरिंग में हमारे पास एक तो आ जाएगा प्रोसेसिंग फी 0.5। फिर हमने 25 मिलियन का लोन लिया, जिसपे हमें यहां से लेकर यहां तक 6 महीनों का सूद कितना पे करना पड़ेगा? 1.625। तो स्पेसिफिक बोरिंग में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 25 मिलियन के लोन पे 13% इंटू 6/12, और ये बन रहा है 1.625। सर 6 महीने कहां से कहां तक? 1 दिसंबर पे लोन आया, 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5 और 6। सर 6 महीने पे 25 मिलियन पे 6 महीने का सूद क्यों लिया? क्योंकि 6 महीने बाद 5 मिलियन का लोन वापस कर दोगे, तो अब लोन 25 मिलियन ही रहेगा, कम हो जाएगा। तो पहले 6 मिलियन के लोन, सॉरी 25 मिलियन के लोन पे 6 महीने का सूद कैलकुलेट किया, फिर जब 5 मिलियन वापस कर दिए तो अब लोन कितना रह गया? 20 मिलियन। अब तुम्हारे पे सूद लगेगा 20 मिलियन पे 13%, कितने महीनों के लिए? सर सिर्फ 1 महीना, ये वाला, क्योंकि यहाँ हमारा ईयर एंड आ रहा है। अच्छा, आपने कंसेशन पीरियड तो देखा ही नहीं। सिर्फ कंसेशन पीरियड सवाल में पहले ही गिवन था कि 1 जुलाई पे कंसेशन स्टार्ट हुई, यानी कि यहाँ पे, और वो अगले साल कहीं खत्म हो रही है। तो मैं तो ईयर एंड तक की वर्किंग बना रहा हूँ, सही है? तो 20 मिलियन पे 13% इंटू 0.0। तो ये मैंने स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट एक तरीके से पहले ही वर्कआउट कर ली कि 25 मिलियन पे 13% 6 महीनों का, 20 मिलियन पे 13% सिर्फ 1 महीने का। अब हम आते हैं अपनी कैलकुलेशन पे वापस को पूरा करते हैं। हमने 20.5 की जनरल बोरिंग से पैसा लिया था, यहाँ पे 1.5 महीना पैसा उधार लिया, तो 1.5 महीने का सूद कैलकुलेट किया। 1.5 महीने बाद स्पेसिफिक बोरिंग के 24.5 आ गए, तो 24.5 में से 20.5 की जनरल बोरिंग वापस कर दी, तो कितने रह गए? 4 मिलियन। अब इस 4 मिलियन का क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। इसे इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम है 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8%। सर कितने महीनों के लिए? सर यहाँ पैसा बच गया, सिर्फ 1.5 महीनों तक बचा रहा, क्योंकि 1.5 महीने बाद आपको एक और पेमेंट करनी है 17 की। तो 4 मिलियन को मैं 8% पे इन्वेस्ट कर दूंगा 1.5 मंथ्स के लिए। अब 1.5 महीना गुजरने के बाद वापस कितनी पेमेंट करनी है? 17 की। पैसे कितने हमारे पास? सिर्फ 4, तो 17 में से 4 तो यहां से पे कर दूंगा। कितने कम पड़ रहे हैं? 13। अब ये दोबारा 13 कहां से लेंगे? जनरल बोरिंग से। तो 13 मिलियन ले लिया हमने जनरल बोरिंग से 15% के सूद में। कितने अरसे के लिए? सर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना और 15 दिन, यानी कि टोटलिटी 3 मंथ। तो 17 मिलियन में से 4 मिलियन सरप्लस फंड से पे किया, 13 मिलियन जनरल बोरिंग से पे किया, 3 महीनों तक ये आउटस्टैंडिंग रहा। अब मजीद कितनी पेमेंट करनी है? 8.5। तो टोटल उधारी कितनी हो जाएगी? 13 और 8.5,
20, यानी कि अब जनरल बोरिंग का अमाउंट कितना हो गया 21.5। कितने अरसे के लिए? 15 दिन और 1 महीना। 1.5 महीने के लिए 21.5 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1.5। सर 1.5 महीने के बाद और पेमेंट करनी है। 5 मिलियन का स्पेसिफिक का लोन वापस करना है और 1.625 का पैसा वापस इंटरेस्ट वापस करना है। तो पैसा तो है ही नहीं, तो ये पैसे भी कहां से लूंगा? जनरल। तो टोटल ऑफ जनरल बोरिंग कितनी हो गई? 21.5 माइनस 5 माइनस 1.625 28.125। और अगेन ये पैसा भी कहां से आएगा? सर जनरल बोरिंग से आएगा। कितने अरसे के लिए आएगा? सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि अब 1 महीना ही रह गया। सर आप ये ऐड क्यों करें? क्योंकि मैं क्यूमुलेट करता जा रहा हूं। देखो यहाँ देखो, यहाँ तक 4 मिलियन के सरप्लस फंड थे, यहाँ तक सबको समझ आ चुका था। 1.5 महीने बाद 17 मिलियन की पेमेंट करनी है, तो 17 मिलियन में से 4 मिलियन तो सरप्लस फंड में थे, पे कर दिए। कम कितने हैं? 13 मिलियन। तो 13 मिलियन उठाए होंगे जनरल बोरिंग से, क्योंकि इक्विटी का पैसा भी खत्म हो चुका है, स्पेसिफिक का पैसा भी खत्म हो चुका है। अब 13 मिलियन जनरल बोरिंग से उठाए, कितने अरसे के लिए? 15 दिन, 1.5 महीना, 2.5 महीने और 15 दिन, यानी कि 3 महीना। तो 13 मिलियन पे 3 महीने का सूद कैलकुलेट किया। फिर मजीद पेमेंट करनी 8.5। तो 13 का लोन तो लिया हुआ था और कितना लेके 8.5, तो टोटल कितना हो गया 21.5। कितने अरसे के लिए? 15 दिन और 1 महीना, यानी कि 1.5 महीना। तो 21.5 इंटू 15% इंटू 1.5 महीना। 21.5 का लोन तो लिया हुआ था, स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा वापस करने का वक्त आ गया। कितना वापस करना है? 5 मिलियन का प्रिंसिपल रीपेमेंट, 1.625 का इंटरेस्ट। पैसा तो नहीं है, तो ये पैसा भी जनरल से लूंगा। तो अब लोन कितना हो गया? 28.125। कितने अरसे के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। क्या ये समझा पा रहा हूं सबको मैं? 8.5। अच्छा सुनिए, मैंने आपको बताया ना कि जनरल बोरिंग की वर्किंग करने के 2 तरीके हैं। आप इंडिविजुअल पेमेंट्स को वर्कआउट करें या क्यूमुलेट करें। तो मैं 13 के ऊपर यहां से यहां तक का सूद कैलकुलेट करूं, 8.5 पे यहां से यहां तक का सूद कैलकुलेट करूं, 6.25 पे यहां से यहां तक का सूद कैलकुलेट करूं, या फिर क्यूमुलेट करता जाऊं। इन दी एंड आंसर तुम्हारा मैच करेगा। क्या ये बातें समझ आ रही है सबको? एक एक बच्चे को समझ आ रहा है ना सब कुछ? सर मुझे कैलकुलेट करके बताएं, ये तो आ गया, ये कितना बन रहा है? 0.04। और इनको अगर वर्कआउट करें 0. 13 into 15% to 3/12. 0.48. 0.4875. इसी तरीके से 21 into 15% to 1. 0.403. और लास्ट 28.125 15% into 1/12. 3515. 0.384. देख लें कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने कैलकुलेशन में? सब सही है ना? हमारे पास these 3 प्लस माइनस प्लस, तो टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी आ रही है? देखो ये तीनों का टोटल माइनस इन चारों पांचों का टोटल। ओवरऑल इस साल का बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ गया है। कॉपी करें, इससे कोई चीज नहीं समझ आती तो मुझसे पूछें। ये सही नहीं है, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही। सर क्वेश्चन नंबर 9 और 11 हमारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 को घर से लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 11 सॉल्व करेंगे और होपफुली नेक्स्ट
या अगली 2 क्लासेस में हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।